हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ डीएलएड की 2018 का सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का प्रश्न पत्र। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये पेपर आया हुआ था। उसके बाद फिर इसका संपूर्ण हल आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पहला था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा था अम्ल वे पदार्थ हैं जो, और तीसरा क्वेश्चन था विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन था द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और पाँचवा क्वेश्चन था इनमें से कौन सा सूचक नहीं है। ये थे दोस्तों हमारे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद 6 हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये रहे आपके सामने। पहला था यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। दूसरा था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था फसल चक्र किसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मैरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर लिखिए। लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन था कोशिका क्या है। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के अंतर को उदाहरण से समझाइए। तो ये थे हमारे दोस्तों क्वेश्चन। आइए अब हम इन क्वेश्चन के विधिवत हल पे चलते हैं। तो 2018 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत मोटर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल की जगह क्या हो जाएगा, आयन। इस तरीके से इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। आयन H3+O बनाते हैं। इसी तरीके से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो गलत है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक और लास्ट में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक मिनट, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा सरौता। फिर इनमें से कौन सूचक नहीं है, तो ऑप्शन था हमारा एंटासिड, दा वाला सही था। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय में छठा प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फसल चक्र किसे कहते हैं। किसी फसल चक्र को आप लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक परिभाषा दी अपनी तरफ से जो हो सकता था। किसी प्लाट में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। दोस्तों बताइएगा कैसे लगी मेरी वीडियो और कैसे लगे मेरी ये क्लास। और तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मैरेस्मस रोग की किसकी कमी के कारण होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैरेस्मस रोग को ही सूखा रोग कहते हैं या विटामिन डी की कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन था कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा को दोस्तों हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखा जा सकता है NaOH से। और उसके बाद खाने वाला जो सोडा होता है उसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3।
आगे चलते हैं दोस्तों। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो एक कीटनाशक पदार्थ पूछा था तो हम लिख सकते हैं मेलिथियान, दूसरा लिख सकते हैं डीडीटी, तीसरा लिख सकते हैं लाल दवा जो कुओं में छिड़काव में की जाती थी एक टाइम पे जब पहले कुएं ज़्यादा होते थे। इस तरीके से हम जो भी हमें याद आए उस टाइम पे हम लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 था हमारा कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में और एक तरफ दूसरी तरफ क्या डाल देंगे हम, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज जो होता है उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है और बनता क्या हमारा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर आगे चलते हैं नंबर 2 पे। प्रकाश संश्लेषण में रचनात्मक क्रिया होती है और श्वसन में नाशात्मक क्रिया होती है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग से भोजन बनता है और श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जबकि भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन में होता है। उसके अलावा अगर कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। क्वेश्चन था लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो ध्यान रखेंगे लवण जो होते हैं, सबसे पहले तो जो क्रिया होती है लवण को बनाने की, उसमें अम्ल और क्षार जो होते हैं वो मिलके क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और उसके बाद जल बनता है। तो ये तो हो गई हमारी रासायनिक क्रिया। लेकिन दोस्तों लवण को हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। खाने वाला नमक, जिसको हम खाने वाले नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, खाने वाला नमक हमारा क्या है, सामान्यतः लवण है या सोडियम और क्लोरीन से बना है। सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण होता है, ये भी हम कह सकते हैं, या सोडियम या क्लोरीन का यौगिक होता है। फिर लवण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारीय लवण, नंबर 4 दीर्घ लवण। और उसके बाद हमसे पूछा था किसी एक अम्ल का उदाहरण दे के लिखिए। तो हम कोई एक लिख सकते हैं यहाँ पे हमने, जैसे हमने लिखा है सोडियम हाइड्रोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। उसके अलावा हम लिख सकते हैं NaCl, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, नमक का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा वो होती है जो नाभिक में संचयित होती है। तो इसको हम लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा वह है जो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे बिजली उत्पन्न करने हेतु उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसी का थोड़ा और पार्ट था, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उससे बिजली बनाई जाती है। साल 2009 का एक रिकॉर्ड था, इसमें जो पूरे विश्व ने लगभग 15% नाभिकीय ऊर्जा से बिजली प्राप्त की थी। तो वही लिखा है 2009 में दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त परमाणु का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया जा चुका है या किया जाता है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था हमारा संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। अपने आहार से उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपयोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज जैसे तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार शरीर के पोषक हेतु
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत जरूरी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो दोस्तों कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर निर्मित हुआ है। इन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं होती हैं, बल्कि ये शरीर के जीवित इकाइयां होती हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं और अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं तथा ये जनन भी करती हैं, मतलब प्रजनन भी करती हैं। इसके बाद पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताते हैं दोस्तों हम। पादप कोशिका मतलब जो पेड़ों में होती हैं, जंतु कोशिका मतलब जो जंतुओं में पाई जाती हैं। पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी एक भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों हम लिखेंगे, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। जंतु कोशिका में धनियाँ नहीं होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, पादप कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित लवक कहलाते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है पॉइंट है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियाल अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियाल उपस्थित होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके अलावा अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो या हमारा तरीका ठीक लग रहा है आपको बताने का, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों वहाँ पे टाइम कम होता है, 1 घंटा होता है। हम बहुत ही स्पीड में बस जल्दी से बना लेंगे। कुछ उसके भाग होंगे उत्सर्जन तंत्र के, वो लिख देंगे। जैसे ये हमारा वृक्क है तो इसको वृक्क से बता देंगे। फिर ये एड्रिनल ग्रंथि है तो एड्रिनल ग्रंथि बता देंगे। धमनी है, धमनियों को दिखा देंगे। बस मोटे मोटे पॉइंट हम दिखा देते हैं। ये ब्लैडर होते हैं, ये मूत्रवाहिनी होती है, ये पृष्ठ महाधमनी होती है, ये निम्न शिरा होती है, ये शिरा होती है, ये श्रोणि होती है। बस इस तरीके से दिखा के उसके बाद जल्दी से एंड करेंगे, क्योंकि उनको आगे भी काम करना होता है। फिर इसके बाद उत्सर्जन किसे कहते हैं, इस पे आ जाते हैं। पदार्थों को के बजाय हम कर लेते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और उनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ होता है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन था हमारा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को समझाइए। तो एक तरफ हम भौतिक परिवर्तन डाल लेंगे, दूसरी तरफ हम रासायनिक परिवर्तन डाल लेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु इसकी रचना में अंतर नहीं होता। उसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि में सभी में परिवर्तन हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नवीन पदार्थ निर्मित नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात नवीन पदार्थ बनते हैं। फिर आगे है चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। भौतिक परिवर्तन न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, न ही ऊष्मा शोषित होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में बदलाव हो जाता है। कभी ऊष्मा अवशोषित होती है, कभी कभी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो बताइएगा मुझे। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।